हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का 8 चैप्टर दैट इज़ बॉडी मूवमेंट, जिसमें कि हम ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ एनिमल्स जैसे वाटर में फिश कैसे स्विम करती हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, स्नेक कैसे क्रॉल करते हैं, इन सभी एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, मसल्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में बहुत से मूवमेंट्स होते रहते हैं, जैसे समय समय पर आप अपनी आईज ब्लिंक करते हो, ब्रीदिंग करते हो, इवन जब हम किसी एक जगह पर भी बैठे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। सपोज करो आप क्लासरूम में हो और आपका फ्रेंड आपके बैक वाली डेस्क पे बैठा है, तो उसकी तरफ देखने के लिए भी आप अपनी नेक पीछे की तरफ मूव करोगे। या फिर जब टीचर बोर्ड पर लिखते हैं तो उसे नोट करने के लिए हमारे हैंड्स में, नेक में, इवन फिंगर्स में भी मूवमेंट होती है। तो देखा आपने, अगर हम एक जगह बैठे भी हों तब भी हमारी बॉडी में बहुत सी मूवमेंट होती रहती है। नाउ टेबल 8.1 में एनिमल्स कैसे मूव करते हैं और मूव करने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ये देखते हैं। जैसे काऊ लेग्स को मूव करके वॉक कर पाती हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने पैरों को मूव करते हैं। स्नेक क्रॉल या फिर स्लिदर करते हैं। बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ देयर फेदर they can fly. Insects, they can also creep, crawl and even some insects can fly. Fishes swim कर सकती हैं। तो हम सबसे पहले ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने क्रिकेट ज़रूर खेला होगा, है ना? तो बॉलिंग करने के लिए आप अपने हैंड्स को राउंड मूव करते हो और फिर बॉल थ्रो करते हो। सो लेट्स सी टेबल 8.2। यहाँ कुछ बॉडी पार्ट्स है और ये किस तरह से मूव करते हैं वो देखते हैं। जैसे नेक पार्टली रोटेट होता है, मीन्स टर्न होता है, राइट लेफ्ट, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, राइट। रिस्ट जो है वो कंप्लीट रोटेट हो जाती है, फिंगर जो है बेंड होती है, नी भी बेंड होते हैं, एंकल भी राइट लेफ्ट मूव हो सकता है, टर्न हो सकता है, राइट, मतलब वो पार्टली रोटेट करता है, ठीक है। टोज भी वो बेंड्स हो सकते हैं, बैक उसे हम बेंड कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और राइट एंड लेफ्ट भी उसे टर्न कर सकते हैं, राइट। हेड भी ऐसे ही राइट लेफ्ट आप उसे टर्न कर सकते हो, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इसी तरह एल्बो भी बेंड हो सकती है, राइट। और आर्म्स जो है वो कंप्लीट रोटेट होता है। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जॉइंट्स। आपने नोटिस किया होगा हमारी बॉडी के पार्ट्स में रोटेशन या फिर बेंड वहीं पॉसिबल होता है जहाँ की जॉइंट्स होते हैं, जैसे एल्बो, शोल्डर या फिर नेक। तो जहाँ दो बोन्स आपस में जॉइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स दो टाइप के होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे रिस्ट में, फिंगर, लेग्स, शोल्डर में, ये सभी जॉइंट्स मूव कर सकते हैं। और सेकंड है फिक्स्ड जॉइंट या फिर इमूवेबल जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स रहते हैं। जैसे हमारे स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, लोअर जॉ ही मूव करता है हमारे स्कल में। हम सबसे पहले मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इसे हम एक्टिविटी 2 के थ्रू समझते हैं। इसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो 8.2 में। एक बॉल और कुछ पेपर चाहिए। बॉल में थोड़ा सा होल कर दो ताकि उसमें पेपर्स का सिलेंड्रिकल शेप बनाकर उस बॉल पे आप स्टिक कर सको। अब उस बॉल को एक बाउल में रखिए और आप नोटिस करोगे कि बॉल इस बाउल में फ्रीली मूव कर रहा है। सपोज करो ये जो बॉल है आपके आर्म का एंड है, ये पेपर आपके आर्म्स हैं, ये जो बाउल है ये आपके शोल्डर का पार्ट है। तो इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक राउंडेड बोन के इनसाइड एक कैविटी होती है जिसमें कि दूसरा बोन जॉइन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसे सभी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प मिलती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ भी देख सकते हो, ये जो है ये बिलो द एब्डोमेन पार्ट है, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये थाई बोन है और ये हिप बोन है। नेक्स्ट है
पाइवोट जॉइंट। आपने ध्यान दिया होगा हमारी नेक अपवर्ड और डाउनवर्ड साथ ही लेफ्ट और राइट साइड मूव करती है ना। हम हमारी नेक को शोल्डर या फिर थाई बोन के जैसे कंप्लीट सर्कल मीन्स 360 डिग्री नहीं रोटेट कर सकते। यहाँ पे इस जॉइंट में बोन का एक एंड सिलिंड्रिकल होता है और दूसरे बोन का एंड रिंग के स्ट्रक्चर का होता है और सिलिंड्रिकल बोन रिंग के अंदर फिक्स होता है, राइट। तो इस तरह से हमारी जो नेक है वो राइट, लेफ्ट और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होती है। तो यहाँ नेक पे जो है हमें पाइवोटल जॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। आपने देखा होगा डोर एक मेटल क्लिप के थ्रू अपने फ्रेम से अटैच होता है जिसे हिंज कहते हैं और इसी हिंज की वजह से डोर एक ही प्लेन में मूव करता है, मीन्स बैक एंड फोर्थ मूव करता है ना, सिर्फ आगे पीछे, राइट। इसी तरह हमारे एल्बो, नीज, फिंगर या टोज सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, राइट, बिल्कुल डोर के हिंज के जैसे आप फिगर 8.6 में देख सकते हो। ये नीज है या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, है ना, बैक या फिर फोर्थ ही मूव कर सकता है, सिर्फ आगे पीछे। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में जिस भी जॉइंट पे, उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। Next is fixed joint. As I have told you in the beginning of this chapter, that is joints are of two types. First is movable, which we have discussed, and the next is immovable or fixed joint. तो fixed joints ऐसे joints होते हैं जो कि move नहीं कर सकते या फिर fix रहते हैं, right? हमारे head में सिर्फ jaw bone ही है जो कि move करता है, बाकी सब तो फिक्स रहते हैं। आप अपने मुंह को खोलो, ओपन करो, आप नोटिस करोगे आपका लोअर जॉ आपके हेड से दूर हुआ है। अब आप अपने अपर जॉ को मूव करने की कोशिश करो। अपर जॉ हम मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक जॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, राइट। अभी तक हमने कुछ जॉइंट्स की ही बात की जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती है। मान लो अगर आप एक डॉल बनाओगे तो सबसे पहले आप उस डॉल का एक फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा तैयार करोगे, उसके बाद उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। इसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं ये हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है। बोन्स काफ़ी हार्ड और रिजिड होते हैं और बोन से मिलकर हमारा स्केलेटन बनता है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। एक न्यूबॉर्न बेबी में 305 अराउंड बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है बोन्स आपस में जुड़ने लगती हैं। हमारे बोन्स मिनरल से बने होते हैं जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। बोन्स आउटसाइड से काफ़ी हार्ड होते हैं और उनके इनसाइड नर्व्स, ब्लड वेजल्स और एक सॉफ्ट टिश्यू जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, तो ये सब कुछ प्रेजेंट होता है बोन के इनसाइड। न्यू ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही बनते हैं, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और हमारी बॉडी के सभी बोन्स एक दूसरे से जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, राइट। आपने एक्सरे इमेज जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ फिगर 8.8 में एक्सरे इमेज देख सकते हो। जब कभी फ्रैक्चर होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स इन एक्सरे इमेज का यूज़ करते हैं बोन्स में जो भी इंजरीज हुई है उनका पता लगाने के लिए। आप अपने फिंगर्स को क्लोज कर सकते हो और ओपन कर सकते हो, अपने हैंड्स, लेग्स, नेक इन सभी को मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स हैं, राइट। जॉइंट्स की वजह से ही हम इन सभी बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। अगर बोन्स में जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा? आप मूव कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। हमारी बॉडी के आधे से ज़्यादा बोन्स सिर्फ और सिर्फ हमारे हैंड्स और लेग्स में ही होते हैं। हमारी रिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिब केज। आप एक डीप ब्रीथ लो और थोड़ी देर के लिए होल्ड करो ब्रीथ को टू फील द बोन्स प्रेजेंट इन योर चेस्ट, राइट। आप फील करोगे कि ये बोन्स फ्लैट, थिन और कर्व्ड शेप में है। इन्हें हम रिब्स कहते हैं। ये रिब्स सामने की तरफ जो है इसे हम चेस्ट बोन कहते हैं और ये जो पीछे है ये बैक बोन है। तो ये रिब्स चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करते हैं और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम रिब केज कहते हैं। और इस रिब केज में 24 बोन्स होते हैं 12 के पेयर में, मीन्स 12 bones on the right side and 12 bones on the left side.
और लास्ट के 2 पेयर सिर्फ बैकबोन से ही अटैच होते हैं। ये देख सकते हो लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं बोन्स के यहाँ और यहाँ, ये सिर्फ बैकबोन से ही अटैच होते हैं, ये चेस्ट बोन से अटैच नहीं होते। ये रिबकेज हमारी बॉडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब इसके बाद हम बैकबोन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने फ्रेंड को नीज को बिना बेंड किए उसके टोज को टच करने के लिए कहो, ठीक है, और आप अपने फिंगर से फ्रेंड के नेक से लेकर उसके बैकबोन को टच करना। आप नोटिस करोगे ये बैकबोन काफ़ी छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी है जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, और इन वर्टिब्रे में 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। बैकबोन सिर्फ एक ही बोन से बनी होगी तो क्या आपका फ्रेंड बेंड हो पाता या हम बेंड हो सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं इन्हें ही हम वर्टिब्रे कहते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे शोल्डर बोन्स के बारे में। आप अपने फ्रेंड को वॉल को पुश करने को कहो। आप नोटिस करोगे शोल्डर की तरफ, आपके फ्रेंड के शोल्डर की तरफ 2 बोन्स हैं जिन्हें हम शोल्डर बोन कहते हैं। फिगर 8.12 में आप देख सकते हो, ये जो है शोल्डर बोन है। शोल्डर बोन्स में बोन्स जो हैं एक रिंग के जैसे स्ट्रक्चर में बने होते हैं। शोल्डर बोन के पास ही कॉलर बोन भी होती है और शोल्डर बोन की वजह से ही आर्म्स मूव हो पाते हैं। नेक्स्ट फिगर 8.13 में देख सकते हो, ये जो है ये पेल्विक बोन है, ये बिलो द एब्डोमेन का पार्ट है। पेल्विक बोन्स की वजह से हमारे लेग्स मूव हो पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्कल। हमारे स्कल में भी बहुत से बोन्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं, जुड़े होते हैं, और स्कल हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ये हमारे फेस और हेड को शेप भी प्रोवाइड करता है। स्कल में आईज, ईयर्स और नोज के लिए होल्स बने होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, है ना, आईज, ईयर्स और नोज के लिए होल्स बने हैं। हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं जिनमें से 14 बोन्स हमारे फेस और जॉ को फॉर्म करते हैं, जबकि 8 बोन्स हेड के अपर पार्ट में होते हैं। मीन्स ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। स्कल में सभी बोन्स फिक्स होते हैं, सिर्फ लोअर जॉ बोन मूव करता है, सिर्फ ये लोअर जॉ बोन, बाकी कोई बोन स्कल में मूव नहीं करते। हमने काफी बोन्स और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट भी हैं जो कि बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होते और वो इजीली बेंड भी हो सकते हैं। इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। फिगर 8.15 में, ठीक है, इस तरह से आप अपने ईयर्स को टच करके देखो। आप अपने ईयर्स को इजीली बेंड कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इजीली बेंड हो जाता है। अब आप अपने ईयर्स के लोअर पार्ट, मीन्स ये जो है इसको, इसे हम ईयर लॉब कहते हैं, इसे प्रेस करके देखो जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस, राइट। ईयर का अपर पार्ट बोन के जैसे हार्ड भी नहीं है और ईयर लॉब के जैसे सॉफ्ट भी नहीं है। इस वाले पार्ट को हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी पाया जाता है। ये इलास्टिक येलो और वाइट कलर टिश्यू होता है जो कि हमारे बोन्स के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और ये जॉइंट्स के अराउंड मूवमेंट प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। तो जब 2 बोन्स मूव होते हैं तो उनके बीच होने वाले फ्रिक्शन को भी अवॉइड करता है। मीन्स कार्टिलेज की वजह से ही बोन्स बिना डैमेज हुए मूव करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बोन्स से ही बनी है, राइट। आप एक हाथ से फिस्ट बनाओ और अपने आर्म्स को एल्बो से बेंड करो, इस फिगर के जैसे। अब आप अपने थंब से शोल्डर को टच करो। ये जो स्वेलन पार्ट है ये वाला, इसे हम मसल्स कहते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो उस मसल्स से अटैच्ड बोन मूव होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आप अपने आर्म्स को नॉर्मल पोजीशन में ले आइए, जैसा कि फिगर इस बी में देख सकते हो। तो आप देखोगे मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिलैक्स हो गई हैं दोनों मसल्स। इसी तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन हम अपने लेग्स में भी देख सकते हैं जब भी हम वॉक या फिर रन करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये शॉर्ट, स्टिफ और थिक हो जाती हैं और फिर ये बोन्स को पुल कर लेते हैं। ये मसल्स पेयर में वर्क करते हैं, मीन्स 2 मसल्स आपस में पेयर में वर्क करती हैं एक बोन को मूव करने के लिए। जब उन मसल्स में से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन उस मसल की डायरेक्शन में पुल होता है, खींचता है, और उसी मसल का दूसरा पेयर रिलैक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई
तो बोन जो है इसकी तरफ पुल हुआ और ये जो है ये अभी रिलैक्स है। और फिर ये मसल जब रिलैक्स होगी, यहाँ पे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये हैंड्स जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और जब बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना हो तो रिलैक्स मसल, ये जो रिलैक्स्ड मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और मसल को अपनी तरफ पुल करती है, मीन्स ओरिजिनल पोजीशन तक ले आती है। और मसल्स बोन को सिर्फ पुल करते हैं, पुश नहीं कर सकते, राइट? इसलिए दो मसल्स एक बोन को मूव कराने के लिए साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो ये तो थी हमारी बॉडी मूवमेंट की बात। अब क्या सभी एनिमल्स के मूवमेंट बोन्स और मसल्स का होना जरूरी है? जरूरी नहीं कि सभी एनिमल्स में बोन्स हो, राइट? जैसे कि अर्थवॉर्म और स्नेल्स में बोन्स नहीं होते। तो ये मूव कैसे करते हैं? पहले हम अर्थवॉर्म के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होती, सिर्फ मसल्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो फिगर 8.18 में, मूवमेंट के टाइम अर्थवॉर्म पहले अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है, यहाँ इसने एक्सटेंड किया और इस एक्सटेंडेड पार्ट को ग्राउंड पे फिक्स करता है, ठीक है? और अपनी रियर एंड मीन्स पिछले एंड को शॉर्ट कर लेता है और उसे फॉरवर्ड पुल करता है। तो इस तरह से ये मसल्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से मूव करता है। इसकी बॉडी मूवमेंट के टाइम एक स्लिमी मीन्स चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से इसके मूवमेंट में हेल्प मिलती है। अर्थवॉर्म की बॉडी ग्राउंड पे फिक्स कैसे होती है, अपनी पकड़ कैसे बनाती है? इसकी बॉडी के नीचे बहुत ही छोटे छोटे ब्रिसल्स मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसके मसल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इन्हीं ब्रिसल्स की वजह से ये ग्राउंड पे एक अच्छी ग्रिप बनाते हैं और पकड़ बनाते हैं। अर्थवॉर्म सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हम स्नेल के बारे में स्टडी करेंगे। 8.19 में आप यहाँ स्नेल का एक फिगर देख सकते हो। इसके बैक में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम शेल कहते हैं, मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसे हम शेल कहते हैं। और ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता। ये शेल इसकी मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही ये फील करता है कि कोई प्रेडेटर इसके आसपास है तो ये अपने शेल में छुप जाता है। इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आप स्नेल को किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास प्लेट पे रखो और उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। आप देखोगे कि शेल में से एक थिक स्ट्रक्चर और हेड बाहर आ रहे हैं। वो जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो उसके फुट होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। अगर आप उस ग्लास प्लेट को हल्का सा टिल्ट करोगे तो आप उसके पैर के जो इसके फुट हैं उसके वेवी मोशन को देख पाओगे। सो स्नेल जो है अर्थवॉर्म से भी स्लो मूव करता है, राइट? तो ये तो थी स्नेल और अर्थवॉर्म की बात। 8.20 में आप देख सकते हो कॉकरोच जो है वॉकिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाई भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा, है ना? इनके 6 लेग्स होते हैं जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं और इसकी बॉडी एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है और ये आउटर स्केलेटन काफी सारी प्लेट से जुड़कर बना होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इसके हेड के बिहाइंड इसकी बॉडी से विंग्स के 2 पेयर अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाता है। तो इसकी बॉडी में भी काफी सारे अलग अलग मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये वॉकिंग और फ्लाइंग कर पाता है। नेक्स्ट हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। हमने बर्ड्स को उड़ते देखा है और ग्राउंड पे अपना फूड सर्च करने के लिए वॉक भी करते देखा होगा। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक और स्वान जो हैं ये स्विम भी कर सकते हैं। बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर पाते हैं क्योंकि इनके बोन्स अंदर से हॉलो रहते हैं, मीन्स उसमें एयर पॉकेट्स बने होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी लाइट वेट रहती है और इनकी बॉडी भी फ्लाइंग पर्पस के लिए काफ़ी सुटेबल रहती है, जिसकी वजह से ये एयर को कट करते हुए एयर की वजह से जो होने वाला रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके उड़ पाते हैं। और इनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इनके जो 4 लिम्स हैं ये विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं, राइट? हमारे जो एरोप्लेन्स बनाए गए हैं वो बर्ड्स की बॉडी को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फिश कैसे स्विम करती हैं वाटर में, वो देखते हैं हम। आपने नोटिस किया होगा जो बोट का शेप होता है उसकी बॉडी फिश के ही जैसे
होती है। हेड और टेल मिडिल पोर्शन से स्मॉल होते हैं। इस तरह की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। ये देख सकते हो हेड और टेल से जो है ये काफी स्लिम होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल पोर्शन। तो इस तरह की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। फिश का ऐसा शेप होने से वाटर उसके अराउंड जो है इजीली फ्लो होता है और ये आसानी से मूव कर पाते हैं। फिश का स्केलेटन स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। स्विमिंग के टाइम फिश के बॉडी के फ्रंट पार्ट के मसल एक साइड कर्व बनाते हैं और टेल पार्ट के मसल अपोजिट साइड कर्व बनाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, राइट। स्विमिंग के टाइम फिश के बॉडी के फ्रंट पार्ट के मसल्स एक साइड कर्व बनाते हैं, देख सकते हो यहाँ, और टेल पार्ट के मसल्स अपोजिट साइड कर्व बनाते हैं और इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो वाटर में स्विम करती है। साथ ही इनके बॉडी पे फिन्स होते हैं। इस पार्ट को हम फिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से स्विमिंग के टाइम इनकी बॉडी बैलेंस रहती है और डायरेक्शन चेंज करने में भी इन्हें हेल्प मिलती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेक कैसे मूव करते हैं इनके बारे में। स्नेक की बॉडी में एक लॉन्ग बैकबोन होती है और बहुत सारी थिन मसल्स भी होती हैं और ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। साथ ही ये मसल्स बैकबोन, रिब्स और स्किन से भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। स्नेक की बॉडी में काफ़ी सारे लूप्स होते हैं और एक लूप ग्राउंड को पुश करके स्नेक को आगे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से स्नेक काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता, कर्व बनाते हुए आगे बढ़ता है, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।